ईरान से जंग के बाद इसराइल में महंगाई का बम फूट पड़ा है। तेल रिफाइनरी ठप होने से बेतहाशा चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो वहीं अब दावे हैं कि आम लोग भी आईडीएफ के खिलाफ हो चुके हैं, यानी इस्राएली सेना के खिलाफ आम पब्लिक मोर्चा खोल सकती है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसराइल में सेना के लिए एक अहम फैसला लिया गया है, जिसे इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है। तो दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा कि ईरान की मिसाइलें जो सैन्य ठिकानों पर दागी गई थीं, इसके कारण भी इसराइल को शायद ऐसा फैसला लेना पड़ा होगा। दरअसल ईरान के साथ 12 दिनों तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद इसराइल ने एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। इसराइल लैंड अथॉरिटी ने सेना के कई प्रमुख ठिकानों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करने की योजना शुरू कर दी है। इस फैसले का मकसद दोहरा है। एक और जहां सुरक्षा कारणों से नागरिक इलाकों को सैन्य ठिकानों से मुक्त करना, तो वहीं दूसरी तरफ उस जमीन का उपयोग कर करीब 60,000 नए आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। युद्ध के दौरान राजधानी तेल अवीव और अन्य बड़े शहरों में स्थित सेना की संपत्तियों को निशाना बनाया गया था, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस संकट ने इस्राएली नीति निर्माताओं को मजबूर कर दिया कि वो सुरक्षा ढांचे पर नए सिरे से काम करें और विचार करें। आखिर क्या है इस्राएल की नई योजना? इस्राइल लैंड अथॉरिटी द्वारा बनाई गई इस योजना के तहत शहरों के भीतर मौजूद सेना की जमीनों को नागरिक उपयोग में लाया जाएगा। इसके बदले सेना के लिए नए बेस शहरों के बाहर सुरक्षित क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस भूमि पुनर्व्यवस्था के जरिए करीब 60,000 आवासीय फ्लैट्स बनाने की योजना है, जो देश में मौजूदा आवासीय संकट को कम करने में मदद कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल शहरी विकास को गति देगा, बल्कि भविष्य के युद्धों में नागरिकों को होने वाले नुकसान को भी कम करेगा। ईरानी मिसाइल हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब शहरी सैन्य ठिकाने रणनीतिक रूप से खतरनाक साबित हो सकते हैं। ईरानी मिसाइलों की चपेट में इसराइल के कई बड़े शहर आए, जो अब गाजा जैसे दिखने लगे हैं। ईरान इसराइल युद्ध ने न सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक समीकरण बदले, बल्कि घरेलू नीति और शहरी योजना को भी प्रभावित किया है। यह बदलाव इसराइल की उस सोच को दर्शाता है जो युद्ध के बाद की स्थितियों में लंबी अवधि की सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश कर रही है। इस योजना को लेकर कुछ विरोधी भी सामने आ रहे हैं। कई जानकारों का मानना है कि सेना को शहरों से बाहर ले जाना प्रतिक्रिया की गति और सुरक्षा में कमी ला सकती है, लेकिन दूसरी ओर सरकार का दावा है कि नई टेक्नोलॉजी और मोबाइल सैन्य स्ट्रक्चर इस अंतर को भी भर सकते हैं। लिहाजा देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार यह निर्णय ईरान की मिसाइलों के कारण लिया गया या फिर इस्राएली सरकार कुछ और ही खेल करने की योजना पर काम कर रही है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सोमवार को इस्राएली फाइटर जेट यमन स्थित हूती ठिकानों को निशाना बना रहे थे। उनके विभिन्न क्षेत्रों पर एक के बाद एक कुल 20 हवाई हमले किए। इन हमलों में मुख्य रूप से हुदैदा, सालिफ बंदरगाह और रास कतीफ पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस बीच हूतियों की ओर से काउंटर की तैयारी देख इस्राएली विमान अपने देश को लौटने लगे, लेकिन उन्होंने अपने ही मालवाहक जहाज को निशाना बना दिया। दरअसल यमन ने इस्राएली जहाज को कब्जे में ले रखा है, जिस पर इस्राएली एयरफोर्स ने बमबारी की है। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर, जो पिछले कई महीनों से यमन की हूती लड़ाकों के नियंत्रण में था। इस्राएली हमले का मकसद हूती विद्रोहियों को चेतावनी देना और रेड सी में वाणिज्यिक जहाजों पर हो रहे हमलों के जवाब में दबाव बनाना बताया गया, लेकिन यमन की ओर से इस हमले का जबरदस्त जवाब दिया गया। यमनी सैन्य सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस्राएल के 10 लड़ाकू विमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यमन के हवाई सुरक्षा तंत्र ने कई मिसाइलें दागी, जिनकी वजह से इस्राएली विमानों को टारगेट हिट करने से पहले ही क्षेत्र छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ मिसाइलें हुदैदा और सालिफ बंदरगाह पर गिरी, जिससे बंदरगाह की गतिविधियों पर असर पड़ा। रास कतीफ पावर स्टेशन को भी आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। यमनी प्रशासन ने दावा किया है कि नागरिकों को बचाने के लिए पहले से ही आपातकालीन कदम उठाए गए थे, जिससे जान माल के नुकसान को काफी हद तक टाला जा सका।
इस पूरी घटना ने एक बार फिर इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच चल रहे संघर्ष को वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। बता दें कि यमन के हूती विद्रोही, जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता है, लगातार लाल सागर में इसराइली व पश्चिमी व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके जवाब में इसराइल ने यह सीधा हमला किया। मिडिल ईस्ट में इस हमले के कई रणनीतिक मायने हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल यमन संघर्ष और गहरा सकता है, बल्कि यह ईरान और अमेरिका जैसे देशों की भूमिकाओं को भी प्रभावित करेगा। अरब लीग और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। फिलहाल यमन के हूती नेतृत्व ने चेतावनी जारी की है कि यदि इसराइल ने दोबारा इस प्रकार का हमला किया तो वह और अधिक ताकत से जवाब देंगे। दूसरी ओर इसराइल का मानना है कि वह अपने नागरिकों और समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि रेड सी और उसके आसपास का इलाका अब सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि सैन्य संघर्ष का मैदान बन चुका है। आने वाले दिनों में इस संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में हाल ही में बरपे तनाव के बाद ईरान ने दावा किया है कि उसने इसराइल के कई उन्नत ड्रोन्स, जिनमें ऑर्बिटर 5 और हर्मीस 900 जैसे ड्रोन शामिल हैं, उन्हें अपने हवाई क्षेत्र में कब्जे में लिया है। यह घटना इसराइल के लिए जासूसी करने वाले एजेंट्स की गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों के बाद सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस घटना ने न केवल सैन्य और खुफिया क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि ईरान की रिवर्स इंजीनियरिंग की क्षमता को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जून 2025 के अंत में ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों ने इसराइल के कई ड्रोन्स को निशाना बनाया, जिसमें ऑर्बिटर 5 जो एक उन्नत निगरानी ड्रोन है और हर्मीस 900 जो मध्यम ऊंचाई और लंबी दूरी के हमलों के लिए जाना जाता है, वो ड्रोन शामिल हैं। इसके अलावा कुछ विस्फोटक लोड वाले FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू क्वाडकॉप्टर्स को भी कब्जे में लिया गया है। ईरानी सेना ने दावा किया है कि ये ड्रोन उनके हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, संभवतः खुफिया जानकारी जुटाने या हमले की योजना के तहत। ईरान की सरकारी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ऑर्बिटर 5 ड्रोन को खोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में इसके हाई रेजोल्यूशन कैमरे, सेंसर सिस्टम और अन्य तकनीकी विशेषताओं को प्रदर्शित किया गया। एक सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि ड्रोन्स लगभग पूरी तरह से सुरक्षित स्थिति में कब्जे में लिए गए, जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना बढ़ गई है।